हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे हैं और हमने इसमें 4 अध्याय पढ़ लिए और 5वां अध्याय हमारा आधा हो गया है। अर्थात हम कहाँ तक पहुँच गए? हम 5वें अध्याय के बीच भाग तक पहुँच गए और हम आज पढ़ने वाले हैं लामबंदी और संगठन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लामबंदी और संगठन। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि लामबंदी क्या होती है। लामबंदी होती है दोस्तों कोई भी जनसंघर्ष जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उस जन संघर्ष में एकत्रित आए अनेक संगठनों के जरिए जो जनसंख्या आती है, ठीक है, उसे ही कहा जाता है लामबंदी। अर्थात किसी एक मुद्दे के समाधान के लिए एकत्रित आए वे सभी लोग जो उसमें भाग ले रहे हैं उसे ही कहते हैं लामबंदी। क्या कहते हैं? लामबंदी। हम बात करेंगे दोस्तों संगठन। संगठन होता है किसी न किसी उद्देश्य से कोई न कोई व्यक्ति या किसी दल विशेष के लोग मिलकर के एक संगठन का निर्माण करते हैं। हमने देखा दोस्तों जिस प्रकार से नेपाल और बोलिविया की घटना देखी हमने, तो दोस्तों क्या देखा हमने? नेपाल में देखा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, किसके लिए दोस्तों? लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक नियतकालीन हड़ताल की गई। उस नियतकालीन हड़ताल का उद्देश्य क्या था कि वापस पुनः नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए दोस्तों अनेक पार्टियों, अर्थात हमने मुख्यतः बात की कि वहाँ 7 बड़ी पार्टियों ने मिलकर, किसने? 7 बड़ी पार्टियों ने मिलकर क्या किया? एक गठबंधन किया और उस गठबंधन के द्वारा उन्होंने क्या की? हड़ताल की और हड़ताल के जरिए उन्होंने पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने का कार्य किया। इसके अलावा दोस्तों देखें, इन 7 पार्टियों के अलावा अनेक ऐसे छोटे मोटे संगठनों ने भी इस लोकतांत्रिक जन संघर्ष में भाग लिया था। अब ये 7 पार्टी अलायंस, जिसे हम 7 पार्टी अलायंस भी कहते हैं, इस 7 पार्टी अलायंस के अलावा एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसे हम माओवादी भी कहते हैं, माओवादी, अर्थात जो माओ की विचारधाराओं को मानते हैं उसे माओवादी कहते हैं। तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, उसने भी इस आंदोलन में, इस जन संघर्ष में क्या लिया? भाग लिया था। दोस्तों दूसरी तरफ हमने देखा बोलिविया का जल संघर्ष। बोलिविया का जो जल संघर्ष है वो दोस्तों किसके लिए था? पानी के निजीकरण के लिए। अर्थात पानी का निजीकरण कर दिया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को क्या कर दिया? उसके अधिकार दे दिए गए। किसके? जो पानी वितरण का अधिकार है वो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया और उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने क्या किए? जो पानी था उस पानी के दाम 4 गुना तक बढ़ा दिया। तो दोस्तों यहाँ तो जो नेपाल है, नेपाल में तो किसने? अनेक राजनीतिक दलों ने क्या किया? जन संघर्ष करने का काम किया था। दोस्तों नेपाल में तो अनेक राजनीतिक दलों द्वारा ये जनसंघर्ष किया गया, परंतु कहाँ पे? बोलिविया में एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, कौन सा? फेडकोर। इस फेडकोर ने क्या किया? यहाँ जनसंघर्ष करने के लिए जनता को प्रेरित किया। इसके अलावा दोस्तों जो कोचबम्बा, जो बोलिविया का जहाँ शहर है, जहाँ की ये घटना है, उस कोचबम्बा जो क्षेत्र है, उस कोचबम्बा क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय थे, वहाँ के जो विद्यालय थे तथा वहाँ जो एनजीओज काम कर रहे थे, उन सब एनजीओ, विश्वविद्यालय के छात्रों तथा सबने मिलकर के इस जनसंघर्ष में भाग लिया था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जो बोलिविया में एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी। दोस्तों इस सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया? इनका सहयोग किया। जो फेडकोर संगठन था और जो अनेक एनजीओ और जो विश्वविद्यालय के छात्र जो जनसंघर्ष कर रहे थे, उसमें सहायता करने का काम इस सोशलिस्ट पार्टी ने किया, जिसके कारण 2006 के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में सोशलिस्ट पार्टी को बहुमत हासिल करने में क्या मिली? मदद मिली दोस्तों, सहयोग के कारण। अर्थात जनता को क्या मिल गया? इनका समर्थन मिल गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जनसंघर्ष किए जाते हैं, उन जन संघर्षों में 2 प्रकार के संगठन कार्य करते हैं दोस्तों। एक तो वे संगठन जो जिनका उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है, अर्थात वो किसी न किसी लाभ के कारण से इनसे
जुड़ते हैं, जबकि दूसरे वो जिनको कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, लाभ से कोई लेना देना नहीं होता, वो केवल तत्कालीन समस्या तक ही उससे जुड़े रहने का काम करते हैं। दोस्तों अब हम बात करें आंदोलन की। आंदोलन क्या होता है, किसकी बात करें दोस्तों? आंदोलन की। आंदोलन दोस्तों, यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई और उस समस्या उत्पन्न होने के बाद किसी संगठन ने उसमें सहयोग नहीं किया हो और जनता ने केवल अपने हित और अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या किया, एक संघर्ष किया, अर्थात उसका कोई मार्गदर्शक नहीं है, उसका कोई भी सहयोगी नहीं है, केवल जनता ही आकर के क्या कर रही है, उसको आगे प्रेरित करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे ही जो प्रयास हैं उन्हें कहा जाता है आंदोलन। ऐसे ही प्रयासों को क्या कहते हैं दोस्तों? आंदोलन कहते हैं। अर्थात जब किसी पार्टी या संस्थाओं द्वारा किसी जन संघर्ष की अगुवाई नहीं की जाती तो उन्हें कहा जाता है आंदोलन। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंदोलन। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह और आंदोलन। दोस्तों दबाव समूह, हम सबसे पहले बात करेंगे दबाव समूह की। दबाव समूह क्या होते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि दबाव समूह का जन्म तत्कालीन समस्या पर होता है। अब एक घटना मैं आपको बताता हूँ, उस आधार पर हम दबाव समूह को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कभी कभी नियतकालीन समय के बाद आपने पढ़ा होगा कि संबंधित विभाग से संबंधित कर्मचारी क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस विभाग से संबंधित जो कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, जो तत्कालीन समस्या है उस समस्या पर वो लोग क्या कर लेते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, डॉक्टर्स हैं। कौन दोस्तों? डॉक्टर्स। तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, मान लो उस समय इनकी कोई मांगे हो, ठीक है, तो इन्होंने जारी किया सब 5 सूत्री मांग। 5 सूत्री मांग, इनकी कोई 5 मांगे हैं। इन 5 मांगों को मनाने के लिए इन्होंने क्या किया, मिलकर के, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के तय किया कि बहुत सारे जितने भी डॉक्टर हैं उस क्षेत्र से संबंधित, उन सबको मिलाकर इन्होंने तय किया कि हम लोग हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे। तो डॉक्टर्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं। तो इन्होंने बना लिया डॉक्टर्स एसोसिएशन। डॉक्टर्स एसोसिएशन दोस्तों बना गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन, इस संस्था का, इस दबाव समूह का गठन कब हुआ? जब इनके समक्ष ये 5 मांगे थी। तो इन मांगों के साथ जो ये समूह बना, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाएगा? दबाव समूह। तो दबाव समूह को हम हित समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हित समूह। अर्थात किसी न किसी हित के कारण इसका जन्म होता है और नियत काल तक ही क्या रहता है, ये कार्य करता है। अब इनकी मांगे पूरी हो जाएगी, 5 मांगे यदि सरकार ने मान ली तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये जो एसोसिएशन बना था इसको निरस्त कर दिया जाता है। अब ये दबाव समूह नहीं रहेंगे। दबाव समूह ऐसे समूह या संगठन होते हैं जिनका जन्म तत्कालीन समस्याओं पर होता है। उस समय कोई समस्या उत्पन्न हुई किसी विभाग में तो उस विभाग के कर्मचारी मिलकर के क्या बना लेंगे, एक दबाव समूह बना लेंगे, ठीक है, और फिर वो क्या करेंगे, सरकार के समक्ष मांगे करेंगे। ये इनका कोई राजनीतिक हित नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता? दबाव समूह का कोई राजनीतिक हित नहीं होता। अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनकी मांग केवल ये होती है कि जो हमारे जो अधिकार हैं वो हमें प्रदान कर दिए जाएं। अधिकारों की मांग पूरी होने के बाद ये दबाव समूह तुरंत निरस्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं जो निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। अर्थात वो संबंधित जो विभाग है उस संबंधित विभाग की जो मांगे हैं समय पर उठाते रहते हैं। क्या करते हैं? नियत समय पर वो उन मांगों को उठाते रहते हैं। दोस्तों अब बात करें हम आंदोलनों की। मैंने कहा आंदोलन क्या होते हैं, जब किसी जनसंघर्ष को किसी पार्टी या संस्था का क्या नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता और केवल लोगों द्वारा ही किया जा रहा है वो जनसंघर्ष, उसे ही कहते हैं आंदोलन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आंदोलन कहते हैं। अब दोस्तों जो आंदोलन है, समय समय पर बहुत सारे आंदोलन किए गए, अर्थात अनेक ऐसी मांगें रही हमारे देश में। उन मांगों को पूरा करवाने के लिए अनेक ऐसे आंदोलन किए गए, जिनमें दोस्तों हम देखें
नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और दोस्तों, और समय समय पर होते हैं हमारे यहाँ किसान आंदोलन। क्या होते हैं? किसान आंदोलन। इसके अलावा जो बड़े आंदोलन हुए उनमें देखें हम पेड़ बचाओ आंदोलन। एक दोस्तों हमने कल एक आंदोलन के बारे में पढ़ा था, वो है कित्तिको हिच्चिको आंदोलन। दोस्तों, एक आंदोलन की ओर बात करें तो हमने पढ़ा है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो हमारे देश में किए गए हैं, अर्थात किसी न किसी उद्देश्य के साथ, अर्थात वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे आंदोलन समय समय पर किए जाते हैं। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण से संबंधित आंदोलन किए जाते हैं, पर्यावरण के लिए आंदोलन किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हमारे यहाँ किए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें जो दबाव समूह और आंदोलन है। ठीक है, ये दो दबाव समूह और आंदोलन क्या राजनीति को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों हम बात करें कि जो दबाव समूह है और आंदोलन है ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित नहीं करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो दबाव समूह और आंदोलन है ये सीधे तौर पर किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करने का काम करते हैं। यदि तत्कालीन समय इनकी मांग उठाई गई है और तत्कालीन समय में इनके विपक्ष की सरकार है, तो आने वाले समय में ये क्या करेंगे, जो पक्ष इनका पक्ष रख रहे हैं उनकी सरकार बनाने में ये सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये अप्रत्यक्ष रूप से किसको, राजनीति को प्रभावित करने का काम भी करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से एक और बिंदु देखें दोस्तों, तो एक बिंदु है जो दबाव समूह है। ये दबाव समूह किसी संगठन संस्था द्वारा किए जाते हैं, जबकि आंदोलनों का कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं होता है। दोस्तों बात करें जो दबाव समूह है, ये दबाव समूह हित पूर्ति तक रहते हैं, जबकि आंदोलन एक लंबे समय तक भी चलते हैं। हमने देखा कि हमारी आज़ादी के लिए हमने एक लंबा संघर्ष किया। ठीक है, इस प्रकार से आंदोलन एक लंबे समय तक चलने वाली गतिविधि है। ये दोस्तों आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे हम आगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दबाव समूह की। दबाव समूह को दोस्तों दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक तो वर्ग विशेष के हित समूह और दूसरा होता है जन सामान्य के हित समूह। वर्ग विशेष की जो हित समूह, ऐसे हित समूह होते हैं दोस्तों जिनका संबंध किसके लिए, केवल एक वर्ग विशेष के हित तक सीमित होता है, अर्थात किसी एक वर्ग के लिए ही वो काम करता है। जैसे कोई मजदूरों का संगठन बना हुआ है तो वो मजदूरों के लिए ही क्या कर रहा है, मजदूरों की आवाज़ उठा रहा है। यदि कोई शिक्षकों का संघ बना हुआ है तो केवल शिक्षकों के लिए ही संघर्ष कर रहा है। ठीक है, अगर एक डॉक्टर्स का संघ बना हुआ है तो वो डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उन मांगों के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई वकील है तो वो वकीलों का जो एसोसिएशन बना रखा है तो वो केवल उसी लिए काम करते हैं जिस काम का उनका उद्देश्य है। तो दोस्तों वर्ग विशेष के हित समूह वे हित समूह होते हैं जिनका संबंध किसी एक वर्ग विशेष से होता है। अब हम बात करें दोस्तों जन सामान्य के हित समूह। जन सामान्य के हित समूह से तात्पर्य दोस्तों ऐसे हित समूह जिनका संबंध किसी वर्ग विशेष से न होकर समाज के प्रत्येक नागरिक के हित में होता है, उसे जन सामान्य के हित समूह कहते हैं। दोस्तों जो जन सामान्य के हित समूह है, इन जन सामान्य के हित समूहों को हम कहते हैं कल्याणकारी हित समूह। क्या कहते हैं? कल्याणकारी हित समूह, अर्थात ये जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, इसलिए जन सामान्य के जो हित समूह होते हैं उन्हें हम कल्याणकारी हित समूह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो वर्ग विशेष के हित समूह हैं तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण तो ये हो गए मजदूर संगठन, कोई व्यावसायिक संघ हो गया, बार एसोसिएशन, ठीक है, या फिर डॉक्टर संघ, शिक्षक संघ या मजदूर, किसी प्रकार के कोई विभाग के संबंधित कोई भी संगठन बने उसे वर्ग विशेष के हित समूह कहते हैं। अब जन सामान्य के हित समूह में कौन सा हित समूह आते हैं? ठीक है, जिस प्रकार से हमने बोलीविया में देखा कि बोलीविया में एक फेडकोर
फैडकोर नामक जो संगठन बना ये किसके लिए था? जन सामान्य के लिए, जनहित के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सभी लोगों के हितों के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं, कुछ और NGO जैसे भी होते हैं जो केवल वर्ग विशेष के लिए ही काम करते हैं। दोस्तों अब हम फैडकोर की तरह ही एक बात करें, BAMSEP, ठीक है, कौन? BAMSEP एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसकी फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है दोस्तों? ये जो भी कर्मचारी वर्ग है, ठीक है, किसी भी वर्ग की बात करें, उन कर्मचारी वर्गों के मध्य जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव या वर्ण के आधार पर भेदभाव, उन भेदभावों को समाप्त करने का काम करता है। अर्थात ये किसके लिए है? जन सामान्य के लिए है। ये क्या काम कर रहा है? जन कल्याण का काम कर रहा है। अर्थात ये भेदभाव को, समाज में भेदभाव को दूर करने के लिए कार्यरत है। जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है समाज में न्याय की स्थापना हो और आपस में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात समाज में सब लोग क्या हो? एक रहें, अर्थात एकता के साथ रहें, आपस में भाईचारा रहे, किसी के साथ अन्याय ना हो, सामाजिक न्याय की मांग भी करता है। दोस्तों अब एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे आंदोलनकारी समूह। आंदोलनकारी समूह कैसे होते हैं? दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं आंदोलनकारी समूह की। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं? जिस प्रकार से दोस्तों जो हित समूह है वो किसी निश्चित उद्देश्य, अर्थात जो तत्कालीन कोई समस्या होती है उस समस्या के समाधान के लिए उनका जन्म होता है, उसी प्रकार जो आंदोलनकारी समूह है इनका भी जन्म ऐसी समस्या पर भी होता है, ठीक है, लेकिन ये किसी वर्ग विशेष से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अर्थात ये किसी ऐसी समस्या से जुड़े होते हैं जो सबके लिए, हित के लिए हो, अर्थात जन कल्याण के लिए हो। आंदोलनकारी समूह की बात करें दोस्तों तो ये अधिकतर आंदोलन किसी मुद्दे को लेकर केंद्रित होते हैं। इनके पास कोई ना कोई मुद्दा होता है, ठीक है। हम बात करें तो आंदोलनकारी जो समूह बने हैं उनमें सबसे अच्छे आंदोलन की बात करें तो भारत में एक सबसे अच्छा आंदोलन था, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था दोस्तों? ये आंदोलन किस कारण से किया गया था दोस्तों? जो इसकी अगुवाई की उनका नाम है मेधा पाटकर। क्या नाम है दोस्तों? मेधा पाटकर। ये दोस्तों जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा। दोस्तों जो गुजरात सरकार है, गुजरात सरकार ने क्या किया, जो नर्मदा नदी है इसके आसपास जो लोग निवास कर रहे थे उन लोगों के वहाँ उसके आसपास से हटाकर उनको कहीं अन्य दूसरी जगह निर्वासित कर दिया। क्यों निर्वासित कर दिया दोस्तों? इसलिए निर्वासित कर दिया कि वहाँ आसपास जो एरिया है उस एरिया पर किसी न किसी प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित की जा सके। अर्थात वहाँ लोग इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो उन लोगों को पानी की पर्याप्त सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसलिए किया गया था, तो वहाँ जो लोग हैं उन लोगों को कृषि से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उनको यहाँ से निर्वासित कर दिया। तो वो लोग जो नर्मदा नदी है उस नर्मदा नदी के आसपास जो कृषि करते थे उस कृषि से उनको वंचित होना पड़ा, इसलिए इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को करना पड़ा। तो ये भारत का एक सर्वश्रेष्ठ आंदोलन माना जाता है। दोस्तों अब आंदोलनों की श्रेणी की बात करें तो जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो आंदोलन किया गया था तो बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, लंबे समय तक किया गया था, ठीक है, वो क्या था, एक प्रकार से जन संघर्ष भी था और एक बड़ा जन आंदोलन भी था। दोस्तों अब जो ये आंदोलन है, ये आंदोलनों का जो समय है तो कुछ आंदोलन तो एक नियत काल, ठीक है, कम समय अवधि के लिए होते हैं जिनकी मांगे कम होती हैं, लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो लंबी समय अवधि तक चलते हैं और जिनकी मांगे भी क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। इस प्रकार से इन आंदोलन समूहों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, अर्थात एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाले आंदोलन और एक दीर्घकालीन अवधि तक चलने वाले आंदोलन। दोस्तों अब हम आंदोलनों की बात कर रहे हैं तो एक तो कौन से, निश्चित समयावधि और एक दीर्घकालीन समयावधि तक चलने वाले आंदोलन। अब हम बात करें दोस्तों किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए किए गए आंदोलन
और एक बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया गया आंदोलन। इस प्रकार से भी हम उनके उद्देश्यों के आधार पर भी उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात जिसके एक से अधिक उद्देश्य हों, ठीक है, वो तो क्या होगा, बहुउद्देशीय, और जिसका केवल एक ही उद्देश्य हो तो एक उद्देशीय आंदोलन। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों, किसी एक मांग के लिए किया गया, अर्थात एक ही मांग के लिए किया गया आंदोलन क्या कहलाता है, एक पक्षीय, अर्थात एक उद्देशीय आंदोलन कहलाता है, जिसमें केवल एक ही मांग होती है, उस एक मांग के पूरा होने पर उस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। उस प्रकार से ही बहुउद्देशीय आंदोलनों का उद्देश्य होता है, जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, कोई आंदोलन किया जा रहा है, जैसे पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आंदोलन। तो दोस्तों, जो ये पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आंदोलन है, इस आंदोलन के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। एक तो दोस्तों हमारे पर्यावरण का क्या होगा, संरक्षण होगा, ठीक है, पर्यावरण का ह्रास होने से हम उसे बचाएंगे। दूसरा, जो इस क्षेत्र में, जहाँ मान लो किसी क्षेत्र में पेड़ पौधों की कटाई हो रही है किसी उद्देश्यवश, ठीक है, वहाँ इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है, वहाँ पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वहाँ एक जंगल है, तो क्या वहाँ का जो पर्यावरण है उसको क्षति पहुँच रही है। साथ साथ वहाँ जो रहने वाले वन्य जीव हैं, जो जिस प्रकार के वन्य जीव जंतु वहाँ रह रहे हैं, तो उनको भी क्या पहुँच रही है, क्षति पहुँच रही है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर पर्यावरण में पेड़ पौधों की मात्रा कम होगी तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम मिलेगी, तथा हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं उनका स्तर भी बढ़ेगा। तो जो प्राकृतिक रूप से हम देखें तो पृथ्वी पर जो असंतुलन है उसकी स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, अर्थात बहुत सारे उद्देश्यों के लिए क्या किया गया है, ये आंदोलन बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया गया है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जो दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह हैं वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं दबाव समूह व आंदोलन समूह किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करते हैं, अर्थात वो राजनीति को प्रभावित करने के लिए किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों, पहला हम पॉइंट देखें, लक्ष्य व जनता का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं, उनका जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। और लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, जब जनता उनका सहयोग करती है तो जनता का उन्हें क्या मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, आरटीआई और अर्जी दायर, इस प्रकार के जो मामले हैं उनका सहयोग लेकर वो राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। आरटीआई का मतलब होता है दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन, अर्थात सूचना का अधिकार। दोस्तों, हम सूचना के अधिकार की बात करें तो भारत में सूचना के अधिकार को कब 15 जून 2005 को अधिनियमित कर दिया गया, जिसे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो सूचना के अधिकार को कब 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू किया गया। दोस्तों, भारत के संविधान के जो हम दूसरा अधिकार पढ़ते हैं, दूसरा अधिकार कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का जो अनुच्छेद 19(1) में इस सूचना के अधिकार को शामिल किया गया। इसके तहत दोस्तों किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ये क्या कहते हैं, सरकार की किसी प्रकार की कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी की पूरी सूचना मांग लेते हैं कि आपने इस क्षेत्र में ये काम किया है तो इसके हमें पूरी डिटेल दो कि कहाँ आपने कहाँ कितना पैसा लगाया है और क्या क्या काम किया है। इस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। दूसरी बात देखें दोस्तों, ये क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, ठीक है। हड़ताल करेंगे तो क्या होगी, कुछ जो सरकारी कामकाज है वो इससे क्या होगा, प्रभावित होगा, उसमें बाधा पहुंचेगी और क्या होगा, उससे राजनीति प्रभावित होगी। अर्थात ये तुरंत अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या हो जाएंगे, परस्पर तैयार हो जाएंगे। दबाव समूह आंदोलन समूह के कुछ लोग सरकारी विभागों में कार्यरत होते हैं। अब देखिए दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो उस समय आंदोलन कर रहे हैं या किसी दबाव समूह का हिस्सा है या किसी आंदोलन का हिस्सा है, वो किसी न किसी विभाग में कार्यरत होते हैं। तो क्या करते हैं, वो उन विभागों में जो उनकी डिप्लोमेसी है, ठीक है, जो उनकी कूटनीति है, उस कूटनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तथा इस प्रकार से वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, कभी कभी ये क्या करते हैं, दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह क्या कर लेते हैं, राजनीतिक दलों का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात राजनीतिक दलों के रूप में ये लोग आ जाते हैं। अब हम बात करें दोस्तों कैसे आ जाते हैं, हमने घटना देखी 2012 की, ठीक है। 2012 में हमारे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर एक लोकपाल विधेयक बिल लाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उस धरना प्रदर्शन में आपने एक अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति का नाम
सुना होगा, जो अन्ना हजारे का सहयोगी था। तो उसका जो दबाव समूह था, ठीक है, वो छोटा सा एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में जिन दबाव समूह ने काम किया उनमें एक दबाव समूह, ठीक है, किसका था? केजरीवाल का था। तो केजरीवाल ने आगे जाकर क्या कर दिया, उस दबाव समूह को किस में परिवर्तित कर दिया? एक राजनीतिक पार्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार दोस्तों ये दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह है, ये राजनीतिक दलों का रूप भी धारण कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि क्या ये दबाव समूह सकारात्मक होते हैं? वास्तविकता क्या है इनकी? जो ये दबाव समूह और जो आंदोलन होते हैं, क्या इनमें सकारात्मकता पाई जाती है, अर्थात इनके सही उद्देश्य होते हैं क्या? तो दोस्तों हम देखें कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन होते हैं, अधिकांश आंदोलन जो कि क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं। उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। जिस प्रकार हमने देखा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन हुए, वो सारे क्या है? सकारात्मक है। मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात की, वो क्या है? सकारात्मक है। मैंने भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की बात की, वो पूरे विश्व में फेमस है, वो किस लिए है? वो एक सकारात्मक आंदोलन है। ऐसे ही हम इस कड़ी में एक आंदोलन की बात करें तो दोस्तों एक आंदोलन हुआ था केन्या में। कहाँ दोस्तों? केन्या में। दोस्तों बात 1970 और 80 के दशक की है। कब की है? 1970 और 80 के दशक की। यहाँ एक मूवमेंट हुआ दोस्तों, एक आंदोलन हुआ जिसे कहते हैं ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, जिसे हरी पट्टी आंदोलन भी कहते हैं। इस हरी पट्टी आंदोलन के तहत दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। वो पौधे कौन से? जो जनता के उपयोगी हों। दोस्तों जो ये आंदोलन था हरित पट्टी आंदोलन, इसके जो नेता थे वो थे दोस्तों कौन? कांगरी मथाई। कौन थे दोस्तों? कांगरी मथाई। तो दोस्तों जो कांगरी मथाई है, इन्होंने यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया था। तो क्या इसकी जो काम से वहाँ के जो तत्कालीन राजनेता थे और जो अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी थे वो नाखुश थे। तो दोस्तों उनमें जो प्रमुख नाम है, जो यहाँ का तत्कालीन राष्ट्रपति है, उसका भी आता है। दोस्तों इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे डेनियल आरेप मोई। तो डेनियल आरेप मोई ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो जिन जिन क्षेत्र लोगों की ज़मीनें थी उन समुदायों को आपस में क्या कर दिया? भिड़वा दिया। तो ये आंदोलन उसी समय क्या हो गया दोस्तों? स्थगित हो गया। तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। किस कारण से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला? कि 2 जातियों के मध्य, 2 समुदायों के मध्य आपस में संघर्ष हो गया। और उस संघर्ष का कारण क्या था दोस्तों? जो वहाँ की राजनीतिक जो सत्ता थी, उन्होंने क्या कर दिया? इस आंदोलन को नकारात्मक बनाने का कार्य किया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये आंदोलन सकारात्मक ही नहीं, कुछ आंदोलन ऐसे हैं जो नकारात्मक श्रेणी में भी आते हैं। दोस्तों अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अध्याय 6 राजनीतिक दल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैं एक बार आपसे पुनः फिर रिक्वेस्ट करूंगा, व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।